नमस्कार दोस्तों, थार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे COP29 जो RS प्री के सिलेबस ज्योग्राफी और साइंस और करंट अफेयर के लिहाज, साथ ही RS मेंस पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक्स पेपर सेकेंड, ज्योग्राफी पेपर थर्ड में करंट अफेयर और पेपर फोर्थ में निबंध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए इससे संबंधित जुड़े फैक्ट और क्या प्रमुख बातें मुद्दे रहे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। COP29 का आयोजन बाकू में अजरबैजान देश है जिसकी राजधानी है बाकू, यहाँ पर आयोजित हुआ था 11 से 22 नवंबर के मध्य। बाकू जो ये कॉकेसस पर्वतमाला है, इसके पूर्व में जो ये देश है अजरबैजान और ये कैस्पियन सागर के किनारे है। इसकी राजधानी है बाकू, यहाँ पर आयोजित हुआ था। जियोग्राफिकल कंडीशन भी साथ में देखते हुए चलते हैं। और साथ ही 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आने के बाद पहली बार किसी भी सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। COP29 से जुड़ी प्रमुख बातें जो नई उभर कर आई थी उनको देखते हैं। एक नया जलवायु वित्त लक्ष्य है जिसको नाम दिया है इन्होंने NCQG, जलवायु वित्त पर नया सामूहिक लक्ष्य, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल, जो 2035 तक $100 बिलियन की जगह $300 बिलियन यानी 3 गुना ज़्यादा करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है, जो विकासशील देशों के लिए हानि व क्षति कोष के रूप में कार्य करेगा, जो उन्हें जलवायु परिवर्तन से जो संबंधित चुनौतियां समस्याएं निपटने में सहायता करेगा। पर यहाँ पर भारत और कई देश है जिन्होंने ये राशि को पर्याप्त नहीं माना है। उन्होंने इस राशि को भारत ने ठुकरा दिया है। सभी हितधारकों ने 2035 तक जलवायु वित्त पोषण के लिए $1.3 ट्रिलियन की राशि की मांग की है कि ये $300 बिलियन की राशि पर्याप्त नहीं है। भारत ने इस समझौते का विरोध किया है क्योंकि इसमें जो $300 बिलियन है ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर भारत ने मांग रखी है 1.3 ट्रिलियन की राशि मिलनी चाहिए क्योंकि, और साथ ही पेरिस समझौते आर्टिकल 9 है जिसमें जलवायु वित्त जुटाने की जो ज़्यादा भूमिका या जिम्मेदारी है वो विकसित देशों की है, क्योंकि विकसित देश अपनी क्षमता का पूर्णतः प्रदूषण कर चुके हैं। उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो उनकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है। भारत जैसे विकासशील और अल्प विकसित देश हैं जिन्होंने अभी पूर्णतः अपनी क्षमता के साथ दोहन भी नहीं किया है और न ही वो विकसित हो पाए हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी भी इन्हेंस इतनी नहीं है जितनी विकसित देशों के पास है, इसलिए ये जिम्मेदारी विकसित देशों की ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर भारत ने इस राशि को पर्याप्त नहीं माना है और इसको ठुकरा दिया है। और भारत ने कमज़ोर राष्ट्र है जिससे कि अल्प विकसित देश है, लघु द्वीप है, जो जिनसे द्वीपीय चुनौतियाँ जलवायु परिवर्तन से जो ग्लेशियर पिघल रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, उनका एक समूह है। और एक बेसिक समूह है जो जिसमें ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना है और समान विचारधारा रखने वाले लाइक माइंडेड डेवलप्ड कंट्री, इनके लिए एकजुटता, इनकी चिंताओं का समर्थन किया है। यहाँ इस COP में भारत को पूर्णतः अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही जो ये देश हैं इनकी वार्ता को और इनके जो वित्त मिलना चाहिए, उन्हें फंड होना चाहिए, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। बेसिक कंट्रीज़ ये ग्लोबल साउथ के लिए न्याय संगत जलवायु कार्रवाई की मांग करता है। भारत ने जलवायु से निपटने के लिए और ये COP है इनसे संबंधित अपने क्या क्या काम किए हैं, जैसे कि NDC किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान होता है और डिसाइड कर रखा होता है, हर देश एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान देता है जिसे NDC कहते हैं। उसमें भारत ने जलवायु प्रतिबद्धता 2015 में अपनी को बनाया था, उसको 2015 वाली को हमने 2022 में अपडेट किया है, जिसमें 33 से 35% हमने उत्सर्जन जो हम करते हैं उत्सर्जन तीव्रता को कम करेंगे। साथ ही जीवाश्म ईंधन से अपनी ऊर्जा क्षमता का 40% जो हम पूर्ण करते हैं, जैसे पर प्रकाश डाला गया है इस प्रतिबद्धता को। और इसमें हरित जलवायु कोष संबंधित भारत ने अपना योगदान दिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है, COP पार्टीज़ है, उनमें निरंतर भाग ले रहा है। COP जैसे कि 2002 में दिल्ली में भारत ने आयोजित की है। CBDR है, CBDR जो दोस्तों ये होता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
जिसके तहत भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और लाइफ फार्मूला पंचामृत के तहत टारगेट और मैग्रो गठबंधन है। और G20 में जो बायोडीजल के लिए वैश्विक गठबंधन बनाया है। इस तरह के तमाम प्रयास भारत ने अपनी ओर से जलवायु परिवर्तन और इससे संबंधित जुड़े मुद्दों के लिए निपटने के लिए भारत ने अपनाए हैं और भारत इनको प्राथमिकता के तौर पर अपनी प्रतिबद्धता रखता है। दूसरा समझौता इसमें आता है, इसमें टॉपिक मुद्दा है कार्बन बाजार के लिए एक समझौता, जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। इसके तहत UN की जो प्रतिबद्धता है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, उसके लिए केंद्रीकृत कार्बन बाजार बनाने के लिए यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि एक EU ने अभी थोड़े टाइम पहले एक टैक्स लगाने की बात कही थी, CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये जैसे कि चीन है, भारत है, यहाँ से जो माल आता है यूरोप में, वहाँ पर इस पर यह टैक्स लगेगा। क्योंकि जो यहाँ से इन देशों से माल आता है, भारत जैसे देशों से, उनमें जो प्रोडक्शन होता है वस्तुओं का, उन प्रोडक्शन में ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। इसलिए इन्होंने कहा इस पर एक ऐसा टैक्स लगा देंगे जो कार्बन उत्सर्जन का है। क्योंकि ये भारतीय कंपनियां हैं, जो भारतीय उत्पाद है, इनको रोकना चाहते हैं और अपने उत्पाद आसानी से वैश्विक स्तर पर भेज पाएँ। ऐसे अपनी कंपनियों और उत्पादों को ये सहूलियत के लिए एक ऐसा अपनाया था। तो ये इसका भी विरोध किया गया है। भारत और चीन ने इसमें मुद्दे पर साथ में है कि इस नाम पर, क्योंकि भारत और चीन ने अपनी उद्योग क्षमताओं का विकास हो रहा है और साथ ही इन्होंने अपनी प्रदूषण दोहन पूरी क्षमता से नहीं किया गया है। जबकि विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश है, इन्होंने इनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, प्रदूषण इन्होंने ज़्यादा कर लिया है, जिम्मेदारी इनकी ज़्यादा है। जबकि भारत जैसे देशों को अभी भी टेक्नोलॉजी और फंड की आवश्यकता है। इसलिए इस टैक्स जैसे और मुद्दों का विरोध किया है और कहा है कि भाई एक नया मार्केट जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन बाजार है, उसको केंद्रित करके एक नया समझौता बनाया जाए। इसमें COP29 में मीथेन को कम करने के लिए एक वैश्विक प्रतिज्ञा की गई है, जिसमें 2030 तक 30% मीथेन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि भारत अपनी कृषि, उद्योग, जीवाश्म जो ईंधन है उसको अभी भी कम नहीं कर सकता। क्योंकि भारत की अपनी विकसित कंट्री नहीं है, विकासशील देश है, उद्योगों के लिए ज़रूरत है। भारत को मीथेन प्रोडक्शन में अभी कमी नहीं की जा सकती, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किए हैं। इस COP में एक चीज़ को और अपनाया गया, जो स्वदेशी लोग होते हैं, स्थानीय समुदाय होता है, उनको जलवायु परिवर्तन से उनमें निपटने के लिए क्या महत्व हो सकता है, उनके योगदान को शामिल करना, जलवायु समाज भागीदार बढ़ाना उनकी, जिससे जलवायु स्तर को छोटे लेवल पर भी निपटने के लिए सहयोग लिया जा सकता है। लिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक नई कार्रवाई, नया रोड मैप जो अगला COP होगा, COP13, उसमें नया रोड मैप बेलेम ब्राज़ील में अपनाया जाएगा। किसानों के लिए एक बाकू आर्मेनिया जलवायु पहल की गई है। जो किसान संगठन होते हैं उनके साथ साझेदारी और किसानों को वित्त तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक जलवायु पहल की गई है। UNFCCC से संबंधित चीज़ें जानते हैं। ये वैश्विक पर्यावरण संधि है जो 1992 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरिया शहर में। इसलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरिया सम्मेलन भी के नाम से जाना जाता है। इसकी वार्षिक बैठक होती है जिसे COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। भारत इसका भागीदार 1993 में बना था। 21 मार्च 1994 को ये लागू हुई थी संधि। प्रथम फर्स्ट COP बर्लिन जर्मनी में हुई थी। COP8 जो 2002 में दिल्ली में आयोजित हुई थी। COP28 ये दुबई UAE में हुई थी। और इससे संबंधित जुड़ा एक प्रश्न मेंस 2023 में इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर में पूछा गया था। जो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान होता है पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, इससे संबंधित ये पूछा था। जो हमने ऊपर यहाँ पर देखा है भारत ने क्या क्या ये अपनी प्रतिबद्धताएं दोहराई है, इससे संबंधित ये इससे जुड़ा आंसर हो सकता है। इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड में। यह अंत में एक आपके लिए COP30 का आयोजन
2025 में किस शहर में होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो सही आंसर देगा मैं कमेंट को हार्ट शेप दे दूंगा। थैंक यू।